किसानी परिवार से हैं या आपकी आय का मुख्य आधार खेती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है, तो आपको खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलनी चाहिए। कृषक जगत देता है किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक जानकारी सबसे पहले। तो अभी कृषक जगत की सदस्यता लें और खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाएं। कृषक जगत भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है, जो 73 वर्षों से यानी आजादी के पहले से भारत के किसानों से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमारे साथ जुड़ें और कृषि में नवीनतम जानकारी सबसे पहले पाएं। अपने YouTube से फेसबुक से। नमस्कार किसान भाइयों, मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत से आपका कृषक जगत किसान सत्र में सभी साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम ये कार्यक्रम जूम वेबिनार पे कर रहे हैं और साथ में ये YouTube चैनल पे लाइव हो रहा है। तो मैं अपने सभी YouTube चैनल के दर्शकों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं, कृषक जगत की ओर से, किसान चैनल की ओर से, किसान संस्था की ओर से। जैसा कि आप जानते ही हैं, आज हमारा विषय है भैंसों के शिशुओं को मरने से रोकना। इस समय बारिश का मौसम चल रहा है और इस समय समस्याएं बहुत गंभीर होती हैं। भैंसों का, गाय भैंसों का पालन में ये दिक्कतें आती हैं, ये सभी किसान भाई फेस करते होंगे। और मेरा ये मानना है कि कृषक जगत के माध्यम से भी हम इस तरह की जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते ही हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि इस समय ये एक सबसे बड़ी समस्या है सभी जगह पर। बारिश के इस मौसम में जब नए पशु बाल अवस्था में जब पैदा होते हैं तो काफी उनमें डेथ रेट काफी बढ़ जाता है, जिसकी आज हमें डिटेल में जानकारी देंगे डॉक्टर संदीप नानावटी जी। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत है डॉक्टर संदीप आपका। जी नमस्कार जी साथियों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर संदीप नानावटी महू वेटनरी कॉलेज में पिछले 25 सालों से यहाँ पर पदस्थ हैं और यहाँ पर विभाग अध्यक्ष भी हैं, प्रोफेसर भी हैं। और डॉक्टर संदीप नानावटी मुझसे कृषक जगत से भी पिछले 25 सालों से जुड़े हुए हैं। आपके काफी लेख कृषक जगत में, दूरदर्शन में, आकाशवाणी में और अन्य पत्र पत्रिकाओं में छपते रहे हैं। और खास तौर से मध्य प्रदेश में एक बड़ा जाना माना नाम है डॉक्टर साहब का। और सभी दुग्ध वैज्ञानिक, दुग्ध साथी, कृषक पालक, पशुपालक डॉक्टर साहब को भली भांति से जानते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारा प्रोग्राम महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और काफी हिंदी प्रदेशों में भी देखा जा रहा है, तो इसलिए आपका परिचय भी कराना जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, मैं ज्यादा समय नष्ट न करते हुए आपको बुलाना चाहता हूं और एक सूचना अपने सभी किसान भाइयों को देना चाहता हूं कि किसान भाई, हम लोग इस बार एक नया प्रयोग कर रहे हैं, साथ में कृषि प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी कर रहे हैं। हम आपसे डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के जब आप अपनी समस्याएं डॉक्टर साहब से पूछ सकेंगे, और YouTube पे जो भी हमारे साथीगण हैं वो अपना नीचे चैट बॉक्स में अपने प्रश्न लिखें ताकि उन तक हम डॉक्टर साहब तक पहुंचाएं और इसको डॉक्टर साहब उसका सही जवाब देंगे। और इसी बीच हम आपसे प्रश्न भी करेंगे। अगर आपने सही प्रश्न का जवाब दिया तो कृषक जगत की ओर से आपको पशुपालन से संबंधित कुछ पुस्तकें भेंट की जाएंगी, आपको सीधे कुरियर द्वारा भेजा जाएगा इनाम के स्वरूप में। तो डॉक्टर साहब, आज हमारा विषय पर आप बोलना शुरू करें। जी नमस्कार किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, सभी जो दर्शक जो मुझसे जुड़े हुए हैं कृषक जगत के माध्यम से। कृषक जगत एक बहुत उम्दा काम कर रहा है। इस माध्यम के जरिए जो वैज्ञानिक जानकारियां हैं, आधुनिक जानकारियां हैं, उससे पशुपालकों और किसानों को दो चार कराना और उससे अद्यतन रखना, अपडेट रखना, ये एक बहुत बड़ा मिशन है, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जिससे श्वेत क्रांति का जो स्वप्न हम देखते हैं वो हमारी दहलीज तक लाने में कृषक जगत की भूमिका अहम है। और उसमें खासतौर से सचिन जी बोंद्रिया जी ने काफी अपनी सक्रियता दिखाई है। मैं डॉक्टर संदीप नानावटी, पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू में प्रोफेसर हूं और हम लोगों की टीम, हमारे जो नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय के कुलपति महामहिम हमारे डॉक्टर SP तिवारी, उनके नेतृत्व में
डॉक्टर आरपीएस बघेल और डॉक्टर एम के मेहता जो अधिष्ठाता हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू के, ये हमारी टीम युवा उद्यमियों के लिए लगातार ये काम कर रही है कि वे स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर बने और अपने इस प्रकल्प से जुड़े हैं, पशुपालन से और खेती से जुड़े, और हमारे जो युवा उद्यमी हैं वो इस में क्रांति का सूत्रपात करें। आइए आज हमारे जो विषय है उस पर हम चर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं। हमारा विषय आज का है कि भैंसों में, खासतौर से गायों में और भैंसों में, दोनों में नवजात पशुओं में मृत्यु की समस्या बहुत ज्यादा अहम है। जैसा कि सचिन भाई ने बताया कि यदि नवजात शिशु आज से नहीं होंगे या हम उनको जिंदा नहीं रख पाएंगे तो कल के वयस्क पशु कैसे बनेंगे। तो उनके ऊपर ही श्वेत क्रांति की तमाम जिम्मेदारी, तमाम दारोमदार है। तो जाहिर है कि नवजात पशुओं का जीवित रहना और उनको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा संक्रमण, सबसे ज्यादा मृत्यु का संकट नवजात पशुओं पर होता है, क्योंकि नवजात पशु इस तरह से होते हैं कि यदि उन पर बीमारियों का संक्रमण आया तो उनमें इतना प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है कि जिससे जरिए अपना बचाव कर सके। तो आइए हम शुरू करते हैं कि किस तरह से भैंसों में, नवजात पशुओं में मृत्यु होती है। एक के बाद एक इन कारणों की विवेचना करते हैं। सबसे पहले जो आप स्लाइड देखेंगे, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसमें आपको नजर आएगा हमारे टाइटल आपको नजर आ रहा होगा कि क्यों मरते हैं भैंस के नवजात बस। ये बहुत एक यक्ष प्रश्न है एक पशुपालक के सामने जो डेयरी पालन का काम कर रहा है, दुग्ध पालन का काम कर रहा है। खासतौर से भैंसों में नवजात पशुओं की मृत्यु के अवसर बहुत ज्यादा होते हैं, गायों में इतना ज्यादा नहीं होता है। संकर नस्ल की गायों में नवजात पशुओं की डेथ नहीं होती है, लेकिन भैंसों में, जैसा कि जितने पशुपालक भाई हमसे जुड़े हैं और जो भैंस पालन का काम कर रहे हैं, वे भली भांति जानते हैं कि भैंस के नवजात बच्चों में, शिशुओं में डेथ, मृत्यु का प्रतिशत ज्यादा है। आइए कारणों और निवारणों की जांच एक के बाद एक हम चर्चा करें कि क्यों ऐसा होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैंसों की स्थिति क्या है। हमारा भारत कहाँ पर भैंसों के लिए जाना जाता है। तो आइए हम वो बात करते हैं कि किस तरह से हम भैंसों के मामले में, आपको जानकर ताज्जुब होगा, आपको जानकर खुशी भी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा भैंसे, जी हाँ, हमारे भारत में, हमारे देश में है। कुल मिला के भैंसे 40 देशों में पाई जाती हैं दुनिया के, और इन 40 देशों में उसकी पूरी संख्या है तकरीबन 20 करोड़, और 20 करोड़ में से 11 करोड़, 11 से 12 करोड़ यानी 109 मिलियन भैंसे भारत के पास है, और बची हुई जो भैंसे हैं वो अन्य मुल्कों में है। इसमें पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान और भारत मिलाकर कुल मिला के 92%, 92% की जो संख्या है इन दोनों देशों में है, भारत और पाकिस्तान में। जाहिर है कि हम भैंसों की संख्या में पूरे विश्व में प्रथम है, और ये पहला पायदान यही जाके थमता नहीं है, हम दुग्ध उत्पादन में भी पहले नंबर पर है पूरे विश्व में। भारत श्वेत क्रांति की जो पताका है उसको फहरा रहा है और हम पहले नंबर पर हैं। कुल मिला के 11 करोड़ भैंस लेकर हम नंबर 1 पर हैं। अगर गायों की बात करें तो हमसे भैंसों से ज्यादा हैं, वो तकरीबन 19 करोड़ हैं, 192 मिलियन है। लेकिन दूध की बात करें तो भैंसों का दूध भारत में, पूरे मुल्क में 55% से ज्यादा हिस्सा भैंसों के जरिए आता है। तो यह है ना ताज्जुब की बात कि संख्या गायों से कम, लेकिन भैंसों का दुग्ध उत्पादन में सहभागिता, उनका कंट्रीब्यूशन ज्यादा। ये वाकई एक रोचक बात है और एक बड़ी हैरत अंगेज बात है कि ऐसा क्यों कि गायों की, इसलिए किसान भाइयों कि हमारे यहाँ जितनी भी गायें हैं उसमें अधिकांश गायें स्थानीय हैं और वो दूध देने वाली नस्लें हैं ही नहीं। ज्यादातर नस्लें हमारे यहाँ नॉन डिस्क्रिप्टिव, मतलब उन्हें अवर्णित नस्लें कहा गया है। किसी तरह की कोई नस्ल नहीं है जिन्हें हम देशी गाय कहते हैं। यदि हम दूध की गायों की बात करते हैं तो हमारे पास गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी है, और इनमें से भी गिर की ही कुछ संख्या है। तकरीबन रेड सिंधी लुप्तप्राय है और साहिवाल भी फाजिल का, अबोहर और पाकिस्तान और पंजाब की, राजस्थान की जो बॉर्डर है वहां पर मिलती हैं। तो तकरीबन दूध देने वाली नस्लों का अभाव है। लेकिन हाँ, भैंसे हमारे पास
हैं और भैंसों की कुल मिला के 17 से 18 नस्ल हैं। जिसे हम बात करें मुर्रा, नीली रावी, महसाना, सुरती, भदावरी, मराठवाड़ा, तोड़ा, गोदावरी, नागपुरी, तमाम नस्लें हैं जो कुल मिला के 16 से 17 संख्या में होती हैं। और इन भैंसों के जरिए हम 50% से ज्यादा दूध आम बाशिंदे के कटोरों में उंडेल पा रहे हैं। किशन भाई, एक बहुत रोचक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं कि भैंसों के दूध का स्वाद हमारे जिह्वा पर इस कदर सवार है, हम इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि यदि ग्वाला गलती से बर्तन में, गृहिणी के बर्तन में दूध उंडेलता है और उसका रंग पीला होता है, तो गृहिणी आंखें तरेर कर पूछती कि क्यों आज गाय का दूध मिला दिया, यानी गाय का दूध नहीं हुआ, वो मिलावट हो गई। कहने का तात्पर्य यह कि भैंसों का दूध इतना ज्यादा रच बच चुका है, उसका स्वाद हमारे जेहन में, कि हम लोग गायों के दूध को आमतौर पर स्वीकार नहीं करते। और यही कारण है कि कंजम्पशन भी सबसे ज्यादा भैंसों के दूध का है। गायों के दूध का ज्यादातर उपयोग बंगाली मिठाई बनाने में या प्रोडक्ट बनाने में भी होता है। हालांकि हम ये जानते हैं कि भैंस में वसा के दूध में वसा का प्रतिशत बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सुस्वादु होता है। गाय के दूध में वसा यानी फैट का परसेंट बहुत कम होता है, तो स्वाद में थोड़ा सा भैंसों के मुकाबले हल्का होता है। लेकिन हम ये भी बात मानते हैं कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन दूध दूध भैंस का भाता है। तो ये एक इसी तरह से है कि हम पिएंगे तो दूध भैंस का, लेकिन हाँ माता हमारी गाय है। चलिए हम बात करते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि भैंस पालन में कुछ दिक्कतें आती हैं। इतनी ज्यादा भैंसें हमारे पास होने के बावजूद भी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो भैंस पालनों से वो भैंस पालकों को तकलीफ देती है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि एक तो ये कि 4 से 5 साल हो जाने के बाद भी भैंसे प्रजनन नहीं करती हैं, ज्ञापन नहीं होती। इनका जो सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी परिपक्व होने की जो उम्र है वो बहुत ज्यादा है गाय के मुकाबले। अगर हम संकर नस्ल की गायों की बात करते हैं तो 2 सालों में वो गर्मी पर आ जाती हैं, प्रजनित गर्भित हो जाती हैं और 3 सालों में प्रजनन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन भैंस की बात करते हैं तो 4 से 5 सालों तक वो गोबर बनाने की मशीन ही रहती है, यानी भूसा खाएगी, दाना खाएगी और गोबर देगी आपको, दूध की कोई बात नहीं। इसलिए एक तकलीफ ये भी है कि उसकी जो मैच्योरिटी है, उसकी विकास दर है, वो आमतौर पर 4 साल के बाद से ही शुरू होती है। 4 साल में हीट पे आती है, 5वें साल में प्रसूति होती है। उसका जो प्रजनन काल है वो भी गायों के मुकाबले ज्यादा है, वो 10 महीने 10 दिन है, गायों का 9 महीने 9 दिन है। तो ये तकलीफ भी है कि प्रजनन काल बड़ा होने से हमें दूध देरी से मिलता है। दूसरी खास बात यह है कि 2 ब्यातों के बीच का अंतर बहुत ज्यादा होता है भैंसों के। भैंसे आज डिलीवर करेंगी, हो सकता है उसके बाद 1.5 साल या 2 साल बाद डिलीवर करें, लेकिन गायों में प्रतिवर्ष एक बछड़ा हमको मिलता ही है। ये गायों की खासियत है। तीसरी बात यह कि आमतौर पर भैंसे हीट पर नहीं आती है, ऋतु चक्र पर नहीं आती गर्मियों में। उनसे हम अगर हमारे फरवरी से चूके तो समझ लीजिए जून तक, जब तक बारिश नहीं आएगी तब तक वो गर्मी पर आएंगी नहीं, और गर्मी पर नहीं आएंगी तो उसका गर्भाधान भी नहीं होगा। ये भी एक तकलीफ है। नस्लों में बहुत ज्यादा विभिन्नता नहीं है भैंसों में। जो 14-15 नस्लें हैं उसी में हमको ब्रीडिंग कर कर इम्प्रूवमेंट करना पड़ता है, उन्नति लाना पड़ती है। लेकिन गायों में संकर नस्ल भी हैं, देशी नस्ल भी है, दूध देने वाली भी हैं और खेतों में काम करने वाले हमारी नस्लें भी हैं। भैंसे खूब खाती हैं, दूध कम देती हैं, ये भी एक तकलीफ है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भैंसों के पाड़े पाड़ियों में, शिशुओं में, वत्सों में मौतें ज्यादा होती हैं। आइए देखते हैं कि मौतें ज्यादा क्यों होती हैं। देखिए ये आप एक भैंस के पाड़ी का एक काफ का चित्र देख रहे हैं और इसके चेहरे से जाहिर है कि मौत का जो अंदेशा है इसकी आंखों में नजर आता है कि भैंस के पाड़े पाड़ियों में मौत ज्यादा होती है। आइए हम बात करते हैं कि क्यों होती है मौत और कब होती है। डिलीवरी का समय, प्रसूति का समय भैंसों में आमतौर पर बारिश के बाद होता है, जो ये बिल्कुल जो सही समय चल रहा है। आज हम जब चर्चा करने बैठे हैं तब भैंसे हमारी गांवों में प्रसूति हो रही है। उनकी एक स्ट्रीम ऑफ काविंग यानी प्रसूतियों का प्रवाह लगातार हो रहा है, लगातार भैंसे डिलीवर हो रही है, प्रसूति हो रही है और उनसे बच्चे, काफ, मेल और फीमेल, नर और मादा हमको मिल रहे हैं। लेकिन अगर हमारे मालवे में कहावत है
हम मालवा में गांव में जाते हैं तो हम बात करते हैं मालवा वासियों से, इंदौर, धार आसपास के, उज्जैन के लोगों से, तो उनका ये कहना होता है कि डॉक्टर साहब कि भैंस का पाड़ा पाड़ी दिवाली को दिवो देखी ले तो जी जाए, नहीं तो मरी जाए। कहने का मतलब ये कि भैंस के शिशु अगर दिवाली तक जिंदा रह जाएं, दिवाली का दिया देख लें यानी तब तक बच जाएं, तो उनके जीने के आसार बढ़ जाते हैं। अन्यथा उनके अगर 1 महीने में, हमारे लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है, अगर हमने 1 महीने तक भैंस के पाड़े पाड़ियों को बचा लिया तो हम आगे भी बचाने की संभावना उनकी हो जाती है। नहीं तो हम लोग, ये शुरुआत का महीना बहुत खतरनाक होता है, मैक्सिमम डेथ, सबसे ज्यादा मृत्यु इसी में होती है। इसका कारण यह है कि जो 40% जो मौतें होती हैं वो ये होती है कि जो भैंस से, माता से जो बच्चा पल रहा है भ्रूण में, उसमें एंटीबॉडीज नहीं पहुंच पाती है। जो बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भगवान ने दी है, तो माता के शरीर से इम्यूनोग्लोबुलिन के रूप में वो शिशु में नहीं पहुंच पाती। और जब शिशु पैदा होता है तो माता से जो उसे जो रेडीमेड रेजिस्टेंस पावर मिलना चाहिए, प्रतिरोधक क्षमता माता से मिलना चाहिए, वो गायों में तो मिल जाती है, लेकिन भैंस के शिशुओं को नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि उनमें मृत्युओं का प्रतिशत ज्यादा होता है, उनमें रोगों से लड़ने की क्षमता बहुत कम होती है। और किसान भाइयों, अचरज और हैरानी की बात है, ये मौत का आंकड़ा 55% से ज्यादा है, यानी जितने हमारे यहाँ पाड़े पाड़ी पैदा होते हैं उसमें 55% से ज्यादा की मौत हो जाती है। हाँ, इसे कम कर हम 6% पर ला सकते हैं। कैसे? मृत्यु का कारण पहचान कर और कारणों का पहचान करने के बाद उसका निदान करना, उचित चिकित्सा करना। अगर ये 2 हुनर हमारे हाथ में है, हमारे पशुपालकों के हाथ में है, तो निश्चित रूप से हम इस आंकड़े को 55% से घटाकर 5.95% यानी 6% तक कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं। भैंसों के शिशुओं में अत्यधिक मृत्यु दर के क्या कारण हैं, सिलसिलेवार बात करते हैं। सबसे पहला कारण जो मैंने आपको बताया था कि नवजात में इम्यूनोग्लोबुलिन एक पदार्थ होता है जो माता से बच्चे में मिलता है। वो, जैसा कि मैंने बताया कि वो प्रतिरोधक क्षमता नहीं बन पाती, एक बड़ा कारण है कि वो मिलता ही नहीं है। दूसरा, हमारे यहाँ मालवा से लेके छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेके हम गुजरात तक की बात करें, हर पशुपालक में ये सामान्य धारणा है कि जब तक उसका भैंस की जड़ गिर नहीं जाती, प्रसूति के बाद एक जड़ निकलती है, जड़ निकलती है, जब तक वो गिर नहीं जाती है, वो माता को अस्वस्थ जानकर अपने नवजात को दूध नहीं पिलाते हैं, जिसको पहले दूध को बोलते हैं चीका या खीस। आप जानते हैं पशुपालक भाइयों कि चीका और खीस ये रामबाण दवाई है। ये जो पहला दूध होता है माता का, वो अगर हमारे नवजात पशुओं को नहीं मिला तो उनका बचना मुश्किल होता है। और हम यही करते हैं, हम लोग इंतजार करते हैं कि उसका जो प्लेसेंटा गिर जाए, उसका जो नाल गिर जाए पूरी, और जब वो गिरने के बाद पशुओं को नहलाते धुलाते हैं माता को, और उसके बाद हम गाय और भैंस के संतानों को दूध पिलाने के लिए प्रवृत्त करते हैं। तब तक बहुत देर चुकी होती है, क्योंकि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, कोलेस्ट्रम है, जो चीका है, दूध पहला दूध है, उस माँ के दूध की खासियत ये होती है कि पहले घंटे में यदि आपने पिला दिया दूध तो रेजिस्टेंस पावर, प्रतिरोधक क्षमता बच्चे को मिल पाएगी। और अगर आप 1 घंटे से या 2 घंटे से या 3 घंटे से लेट हुए, सुबह प्रसूति हुई और शाम तक दूध पिलाया, तो आपने उसके जीने की संभावनाओं को कम कर दिया है, आपने उसकी प्रतिरोधक क्षमता को कम कर दिया है, क्योंकि इम्यूनोग्लोबुलिन लगातार खत्म होता जाएगा दूध में से, और वो दूध में, वो खीसे में या चीक में नहीं मिलेगा यदि आप विलंब करते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप इस वार्ता को देख रहे हैं तो आप आज गांठ बांध लें, तय कर लें कि जैसे ही बच्चा प्रसूति होगी भैंस की, खासतौर से गायों की भी, आप तुरंत पहले ही घंटे में उसको दूध पिलाएंगे। दूध पिलाने में देरी करने से आप उसको मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। दूसरी बात, भैंस के पाड़े पाड़ियों में गाय में नहीं होता, भैंसों में होता है। उसका रंग काला होता है, उसमें पसीना बनाने वाली ग्रंथियां कम होती है, और उसकी ताप नियंत्रण प्रणाली बहुत कमजोर होती है। ये भगवान ने इसको ऐसी चीजें दी हैं कि जो ताप नियंत्रण नहीं हो पाता, ज्यादा ठंड हुई, ज्यादा तपन हुई, गर्मी ज्यादा हुई, तो शिशु सहन नहीं कर पाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी दूसरा कारण है। तीसरा कारण ये है कि हमारे यहाँ जो नर वत्स होते हैं, जो पाड़े होते हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि मरने के लिए पैदा होते हैं। ये हमारे पशुपालकों की धारणा है, क्योंकि जो मेल होते हैं, जो पाड़े होते हैं, वो बड़े होकर कोई काम के नहीं रहते, खेती में नहीं काम करते हैं,
उनसे बहुत ज्यादा काम इसलिए नहीं कर लिया जाता है क्योंकि कृत्रिम गर्भाधान आ गया है, पाड़ों की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, एक हाथ पाड़े की जरूरत होगी, वो सभी भैंसों के लिए काम आ जाएगा। तो मेल जो काफ होता है, जो नर वत्स होता है, वो बेचारा उसको दूध ही नहीं पिलाते, उसको उतना ही दूध पिलाते हैं कि जस्ट उसके थन पर ले जाके उसको छोड़ेंगे, उससे 3-4 मुंह मारे, अगर दूध का पसाव चालू हो गया, दूध चालू हो गया तो उसको खींच लेते हैं, सारा दूध पशुपालक भाई अपने लिए निकाल लेते हैं। और जो बचा कुचा दूध अगर मिल जाता है, उसको दूध निकालने के बाद उस नर पाड़े को छोड़ते हैं माता के पास, जितना बेचारा पी सकता है उतना पी लेता है, और वो तब तक ही जी पाता है जब तक वो जी सकता है। इसलिए मेल काफ का, नर वत्स का प्रतिशत मृत्यु का ज्यादा है, और ये बफेलो काफ के मॉर्टेलिटी को, मृत्यु दर को बढ़ाता है। हमारे भैंस के जो शिशु होते हैं, उनके पेट में कृमि संक्रमण बहुत ज्यादा होता है। भैंसे आमतौर पर डिलीवरी के पहले, आप देखिए गर्मियों में कभी जंगलों में जाती हैं या ऐसे पोखरों में पानी पीती हैं कि जहां पे संक्रमण है, तो उनके पेट में कृमि पहुंच जाते हैं गर्मियों में। छोटे छोटे पोखर से पानी पीती है या अस्वच्छ पानी पी लेती है, तो अस्वच्छ पानी पीने की वजह से उसके पेट में गिंडोले चले जाते हैं, और ये गिंडोले क्रॉस करके बच्चे के पेट में भी चले जाते हैं। बच्चा जब माँ के पेट में रहता है तब तक तो माँ उसको संरक्षण देती है, उसको शेल्टर देती है, लेकिन जैसे ही बच्चे की प्रसूति हुई, पाड़ा पड़ी प्रसूति हुई, डिलीवर हुआ, तो उसका अस्तित्व अपने माँ से अलग हो जाता है, और तब वो जो गिंडोले हैं उनके आक्रमण को सहन नहीं कर पाता है, और हम देखते हैं कि एक दिन के बच्चे में ही मृत्यु हो जाती है। उन तमाम एस्केरिया केचुओं की वजह से हम एक दिन के बच्चे का पोस्टमार्टम करते हैं तो उनके पाड़ियों के पेट में लंबे लंबे गिंडोले नजर आते हैं। ये केचुए कहाँ से आए? ये माँ के पेट से आए हैं। तो यदि आपने गर्भवती माता को कृमिनाशक औषधि का पान नहीं कराया तो ये तय जानिए कि 60% से ज्यादा जो मौतें होती हैं वो पेट के कृमियों की वजह से होती हैं। हमारे जो भैंस के नवजात शिशु हैं वो कृमियों के संक्रमण को सहन नहीं कर पाते, अतिसार और दस्त और खूनी दस्त की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो ये एक कारण भी है। आमतौर पर माँ के शरीर में ये पैरासाइट्स, ये परजीवी होते ही हैं। जैसे ही वो गर्भवती होती है, ज्ञापन होती है, ये जो परजीवी हैं वो ट्रैवल करके अपनी यात्रा को जारी करके और अपना शिविर जमा लेते हैं बच्चे के पेट में, क्योंकि वहां वो ज्यादा सुरक्षित हैं, वहां पे उनका जिंदा रहने में उनको ज्यादा आसानी है। और इस तरह से हम देखते हैं कि माँ के पेट से सारे कृमि वो ट्रांसफर हो जाते हैं बच्चे के पेट में, और बच्चे की जब प्रसूति होती है तो नवजात के लिए वो घातक होता है। एक बात और खास बात है, ये हमें अपने नॉर्मल फार्मर जो औसत किसान है उनकी मैं एक टेंडेंसी, एक धारणा है, उस पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। धारणा ये होती है कि आमतौर पे ये मानते हैं कि अगर पाड़ी मिलेगी, पाड़ी आएगी तो उसको खूब दूध पिलाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि 1 आध साल में ये बड़ी हो जाए, ग्रोथ हो जाए और डिलीवरी कर दे, हीट पे आ जाए, क्योंकि वो फीमेल है ना, वो उस पर लालच है कि ये बड़ी होकर भैंस बनेगी और हमको दूध देगी, तो उसको उसकी आवश्यकता से ज्यादा दूध पिलाया जाता है। इसको कहते हैं ओवर फीडिंग। और ज्यादा दूध पिलाने से उसके अंदर जो दूध है वो सड़ता है और उससे अतिसार का कारण बनता है। तो ये भी एक कारण है कि दस्त के कारण, डिहाइड्रेशन के कारण, निर्जलीकरण के कारण जो शिशु है, काफ है, उसकी डेथ हो जाती है। एक और कारण है, वो है नाला पकने की बीमारी। जब हमारे जो प्रसूति होती है, हमारे भैंसों की प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है, तो उनका जो बच्चा डिलीवर होता है, प्रसूति होता है, तो हमारे जो पशुपालक भाई हैं उसके अम्बिलिकस को, उसके नाले को काटते नहीं कैंची से और उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन हो जाता है और नाला पक जाता है, बड़ा हो जाता है, उसमें पस हो जाता है। हालांकि इतनी ज्यादा मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन फिर भी एक कारण बन सकता है यदि आप उसके नाले का सही तरीके से नाल का उपचार न करें। हम उपचारों की बात बाद में करेंगे। और सबसे आखिरी लेकिन सबसे अहम, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो ये है कि सफाई, सबके फायदे का इंतजाम। यदि डेयरी शेड में सफाई नहीं होगी तो हम सबका फायदा नहीं होगा। भैंसे, पाड़े पाड़ी, दूध देने वाला ग्वाला और दूध पीने वाला ग्राहक सब ही संक्रमित हो सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो तो डेयरी शेड की सफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बात हुई हमारी कारणों की। अब एक बहुत जादुई फार्मूला है जो आज मैं इस सत्र में
सचिन जी के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सिर्फ 11 दिनों का जादुई फार्मूला, जिसके जरिए हम नवजात की मृत्यु दर को मैजिकली, जादुई तौर पर आश्चर्यजनक रूप से कम कर सकते हैं। आइए देखते हैं एक के बाद एक। पहले दिन जब बच्चा काफ आया, पाड़ा पाड़ी आपके भैंस ने डिलीवर किया, प्रसूति की, वो जमीन पे आ गया, तो आप क्या करेंगे? उसको उस दिन आते से पहले दिन 1 घंटे के भीतर उसको कोलेस्ट्रॉम दे देंगे, टीका दे देंगे, पहला दूध दे देंगे। वो अब बहुत जरूरी है। उसको वजन के हिसाब से देते हैं। अगर उसका वजन 30 किलो है तो 1/10वां हिस्सा यानी 3 किलो देंगे। यदि उसका वजन 20 किलो है तो शरीर के वजन का हिस्सा, नवजात के शरीर के वजन का 1/10वां हिस्सा, 1/10 बॉडी वेट का, वो कितना बनेगा? 30 किलो का वजन है तो 3 किलो बनेगा। तो 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को, न कम न ज्यादा। कम देंगे वृद्धि नहीं होगी, ज्यादा देंगे तो वो दूध सड़ेगा पेट में जाके। आपने पिला दिया पहले दिन, याद रखिए 2 से 3 लीटर। इसी दिन हम एक ओरियोमाइसिन फार्मूला होता है, आप चाहें तो इसका फोटो भी ले सकते हैं। हम लोग सचिन जी के अखबार के जरिए आपको ये टेबल भी दे देंगे। सचिन जी, हम लोग इस टेबल को दे पाएंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। जी जी। डॉक्टर साहब, ये जो अपना सेशन चल रहा है, इसका समाचार हम कृषक जगत में जब प्रकाशित करेंगे तो मैं उसमें ये टेबल को उसके साथ में ले लूं। ये मतलब उनको पठनीय होगा। आज भी प्रिंट माध्यम का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि आदमी सहेज के रखता है, विजुअल को सहेज के नहीं रखा जा सकता। तो प्रिंट मीडिया का कोई जोड़ नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हम लोग प्रकाशित करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो ओरियोमाइसिन फार्मूला 2 चम्मच बाजार में मिल जाता है, ये आप उसको खिला दीजिए पहले दिन। ये क्या काम आएगा? ये दस्त को रोकेगा। इसी दिन आपको उसकी नाल काटना है। नाल काटना मतलब माता और जो नवजात पशु है एक नाल से जुड़े होते हैं। तो आपको नवजात पशु के पेट से 1 इंच दूरी पर पहले एक छोटा सा धागा बांध दीजिए, और धागा बांधने के बाद उसको कैंची से साफ ब्लेड से काट दीजिए और टिंचर आयोडीन का फुहार रख दीजिए। इसको बोलते हैं सील करना। नाले को आपने सील कर दिया, फिर आपने उस धागे को 1 घंटे के बाद खोलना मत भूलिए, तो वो धागा खुल जाए। धागा इसलिए बांधा जाता है कि खून का प्रवाह एकदम चालू ना हो जाए, आप घबरा ना जाए। तो वो काटना मुनासिब है, बेहतर है। उससे आप कई चीजों से, कई बीमारियों से, हमारे नवजात पशुओं को नाला पकने की बीमारी से, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, बचा सकते हैं। दूसरा दिन आ गया। दूसरे दिन आपको क्या करना है? फिर आपको चीका या खीस 2 लीटर देना है। इस दिन आप क्या करें? कॉड लिवर ऑयल की कैप्सूल बाजार में मिलती है, मछली का तेल, इसमें विटामिन ए और डी पर्याप्त मात्रा में। इस कैप्सूल को, एक कैप्सूल को खिला दीजिए। खोलिए कैप्सूल, उसमें लिक्विड मिलेगा। भैंस के पड़े पड़े के मुंह में साइड ऑफ द जॉ से, जबड़े के साइड से आप डाल दीजिए, टपका दीजिए। 2 बूंदे 3 बूंदे होंगे, टपक जाएंगे। इससे कई बार क्या होता है कि जो हमारे पड़े पड़े हैं उनको विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, रात में न दिखने की बीमारी, आंखों में जो खराबी आती है उसकी बीमारी होती है। तो इस बीमारी के जरिए हम इसको रोक पाएंगे। उसी दिन, अगले दिन, तीसरे दिन पे बढ़ गए हम। 11 दिनों के जादू की बात कर रहे हैं। तीसरा दिन वापस हम चीका देंगे 2 लीटर। खीस 2 लीटर दिया आपने, पिला दिया, आधा सुबह आधा शाम। इस दिन हमने पिपरेजिन, आदक्रमिक की औषधि है, नाम चाहे तो आप लिख सकते हैं अगर आप कागज पेन लेकर बैठे हैं। पिपरेजिन आपने उसको 30 ml पिला दी, 10 ml पिला दी। ये पिपरेजिन जादुई काम करेगी। पेट में जो विंडोले पल रहे हैं, जो माँ के जरिए हैं, वो फटाफट सब खत्म हो जाएंगे और वो मल के रास्ते बाहर आ जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि मल के रास्ते बाहर नहीं आते हैं, अटक जाते हैं। तो इसके 1 घंटे, 6 घंटे के बाद, 3 घंटे, 4 घंटे के बाद पैराफिन द्रव नाम एक लिक्विड मिलता है बाजार में, दवाइयों की दुकान पे। उसको 30 ml धीरे धीरे करके भैंस का मुंह धीरे धीरे करके उस ऊंचा करके उसको पिला दीजिए। घूट घूट करके पिलाइए, एकदम गट नहीं पिलाना है, अन्यथा वो सांस नली में पहुंच सकता है। तो ये पिलाने की भी एक कला हमारे पशुपालकों में होती है, तो धीरे से पिला दीजिए। इससे जितने भी गिंडोले मरे हैं वो दस्त के जरिए, अतिसार के जरिए निकल जाएंगे। मान लीजिए आपका ये दवाई ज्यादा हो गई, गलती से आपने ज्यादा पिला दिया तो दस्त हो जाएगी। तो दस्त को रोकने के लिए एक नॉरफ्लॉक्सिसिन की टैबलेटें दुकान पे आसानी से मिल जाती है, वो आप इसको एक नॉरफ्लॉक्सिसिन का कोर्स करा दीजिए। हम बढ़ते हैं चौथे दिन के लिए। चौथे दिन पे 2 लीटर हमने चीका दिया। अभी भी खींच या चीका देंगे, कोलेस्ट्रॉम देंगे। उसमें हमने, ये एक पशु चिकित्सक का काम है, अगर कोई मुनासिब कोई हो आपके लिए, संभव हो तो पशु चिकित्सक को बुला लें। और माता का खून, जैसे अभी आप देख रहे हैं कोरोना में हम प्लाज्मा दे रहे हैं, है ना, मतलब जो इन्फेक्टेड, जो संक्रमित
रोगी है वो जो ठीक हो जाता है तो उसमें उस कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज आ जाती है, तो उसके खून से निकाल के सीरम हम निकाल के संक्रमित में देते हैं और बड़ी कारगर ये इलाज माना गया है। ये काम हम कभी से करते आए हैं भैंसों में। हम लोग क्या करते हैं, माता का खून निकाल के उसको रख के उसमें उसका जो सीरम होता है वो पशु चिकित्सक आगे उस नवजात पशुओं को दे देता है, सबक्यूटेनियस जमा कर देता है। उससे क्या होता है कि माँ अपने जीवन काल में जिन जिन रोगों से लड़कर बच गई है वो तमाम एंटीबॉडी अपने आप रेडीमेड रूप से नवजात के शरीर में पहुंच जाएगी और शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। समय की बाध्यता है तो बहुत ज्यादा मैं इस पे ज्यादा फैलाव नहीं दे रहा हूं। इसी दिन चौथे दिन हमें क्या करना है, हमें एक ट्राइमिथोप्रिम करके गोली आती है, ओरिप्रिम, सल्कोप्रिम, बहुत सारी दवाइयां मिलती है। वो एक गोली का एक कोर्स करा देंगे, एक इलाज कर देंगे उससे, या आज एक गोली, कल एक गोली, परसों एक गोली, मतलब 5वें, 6ठे और 7वें दिन हमने एक एक गोली दे दी। इससे दस्त जो होती है और दूसरे इन्फेक्शन होते हैं उससे हम अपने पाड़े को बचा सकते हैं। 7वें दिन पर आ गए, 7वें दिन पर कुछ नहीं करना है। जो तीसरे दिन हमने किया था, यानी जो पिपरेजिन, पैराफिन द्रव और नॉरफ्लॉक्सिसिन का एक कोर्स किया था, उसको तीसरे दिन जो किया था उसको 7वें दिन फिर रिपीट कर दें। यानी कुछ नहीं करना है, जो काम तीसरे दिन किया वो 7वें दिन करना है। लेकिन हाँ, अब 7वें दिन पे अब हमारे पास कोलेस्ट्रम नहीं है, चीका नहीं है, खीस नहीं है, उसको आपने गर्म किया, अगर वो फट जाता है तो चीका है और नहीं फटता है तो दूध है। अब हम दूध पिलाना चालू करेंगे, मात्रा वही रहेगी, वजन के 1/10वां हिस्सा, यानी 2 लीटर सुबह। अब तक बच्चा 30 से 35 किलो का हो चुका होगा तो आप 1.5 लीटर सुबह, 1.5 लीटर शाम को इसको दूध पिला दीजिए। ये पिपरेजिन, पैराफिन, नॉरफ्लॉक्सिसिन बच्चे को पेट कृमि से, आंत कृमि से, अतिसार से बचाव करेगी। और 11वें दिन वजन के हिसाब से एक छोटा सा कोर्स सलमेट का कर दीजिए। सलमेट सल्फामिजेथिन बाजार में बहुत सारे नामों से मिलती है। ये भैंसों के बच्चों में कॉक्सिडियोसिस नाम की बीमारी होती है जिसको खूनी दस्त, खूनी पेचिश कहते हैं, उससे भी मृत्यु होती है। तो एक बार आपने सलमेट का कोर्स करा दीजिए तो ना आपको डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी और आप अपने नवजात पशु को मौत के मुंह से निकालने में कामयाब होंगे। और यदि आपने 1 महीने तक उसको जीवित रख लिया तो तय जानिए कि जो महत्व का पशु है, जो बढ़िया, जो पाड़ी आज आपके सामने है, वो साल भर के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद 1 लाख का के भैंस के रूप में तैयार मिलेगी आपको। तो सोच लीजिए, जरा से 11 दिन के काम में अगर आपको 80 से 90 हजार की एक भैंस तैयार हो रही है तो क्या बुरा सौदा है। इसलिए आपको इस कोर्स को करना चाहिए, पशु चिकित्सक की निगरानी में करें तो बेहतर है। और हाँ, मिनरल मिक्सचर और विटामिन ए, ये पशुओं को मिनरल मिक्सचर दें, बी कॉम्प्लेक्स दें, तो ये तो सोने में सुहागा जैसी बात होगी, आप उसके जीने के आसार को और बढ़ाते जाएंगे। तो ये मैं अपना यहाँ पे अपनी वार्ता खत्म कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से मुझे आधा घंटा हो गया है बोलते बोलते, तो 30 मिनट पर्याप्त हैं सचिन भाई, क्योंकि फिर उबाऊ हो जाता है ज्यादा बोलना। तो अब हम, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे से प्रश्न पूछे पशुपालक और हम अपनी बात करें। आपकी तरफ सचिन भाई ओवर कर रहा हूं मैं माइक को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत आपने बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताए हैं। अगर इन सभी बिंदुओं पर हमारे पशुपालक बंधु अगर बड़ा गौर करें और अमल करें तो निश्चित रूप से कृषि में गाय और भैंस का जो अर्थव्यवस्था में जो योगदान है वो वाकई ये साबित हो जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब डॉक्टर साहब, जैसा कि मैं अपने दर्शकों से बोल चुका हूं कि हम लोग कुछ प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न बड़े आसान भी हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है कि ऐसा कौन सा देश है जहां पर भैंसों की मात्रा सबसे ज्यादा है? आप अपना प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दें। जो भी पहला प्रश्न सबसे सही होगा, उपयुक्त होगा, उसको डॉक्टर साहब की रजामंदी के साथ हम कृषक जगत की ओर से कुछ पुस्तकें इनाम में देंगे। जैसे कि आप देख अगर पा रहे हैं तो पहली पुस्तक हम ये पशुओं में आहार जो कृषक जगत द्वारा प्रकाशित की गई है, ये हम आपको उपहार स्वरूप भेजेंगे। आप अपना कमेंट बॉक्स में सही नाम और लिख के भेज दें। डॉक्टर साहब, आप कमेंट बॉक्स में देख पा रहे हैं उपयुक्त आंसर? जी मैं देख रहा हूँ।
जी, सबसे पहला उत्तर जी, इंडिया इंडिया मेरे ख्याल से श्रद्धा। प्रश्न ये है कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भैंस किस देश के पास हैं? हाँ, हमारे सही उसका उत्तर तो भारत है, इंडिया में सबसे ज्यादा है। हम नंबर 1 पर है, सिरमौर है। तो जिस भी पशुपालक या जिस भी उनको पुरस्कार दिया जा सकता है। जी जी जी, तो हम ये देख लेंगे कि चैट बॉक्स में सबसे पहले किसका उत्तर आया है, उसको ये प्रश्न देंगे। और मित्रों, साथ ही साथ आप अपने प्रश्न भी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पर हैं, जो भी आज बातें बताई गई हैं पशुपालन से संबंधित, नवजात की डेथ रेट को रोकने से संबंधित, तो उसमें आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, आप पूछना चाह रहे हैं पर आपका नाम हमें दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया अपना नाम बताएं। जी, श्रुति जी, इनको म्यूट कर दें, अनम्यूट कर दें। FA06C1E7 इनके मोबाइल का नंबर दिख रहा है लेकिन नाम नहीं दिख रहा। आप फिर से रिपीट करेंगे? FA जी अच्छा, FA06C1E7। जी, जो भी ये हैंड रेस किया है जो हमारे साथी ने, हाँ, उनको मैंने अलाउ टू टॉक किया है। जी, रेखा जी भी कुछ बोलना चाहती हैं। अगर आप हैं लाइन पे तो आप पहले आ जाएं। हैंड रेस करके आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं इसमें। रेखा जी, आपको अलाउ टू टॉक किया है। हाँ, बोलिए। श्रुति जी, या तो सभी को हम अलाउ टू टॉक कर दें ताकि एक ओपन सेशन है ये हमारा, तो उसमें खुल के चर्चा हो जाए। जी, कमल स्वामी जी, श्रीनिवास जी, आप भी अपना प्रश्न कर सकते हैं, आपको अलाउ टू टॉक कर दिया गया है। अगर आपको म्यूट, हाँ, श्रीनिवास जी बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं थाने महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से पाड़ों को किस तरह से मृत्यु दर कम करना है इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन उस टाइम में मदर बफेलो का डाइट क्या होना चाहिए, यह जरा विस्तृत करेंगे आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है डॉक्टर साहब। ये प्रश्न आपका बहुत परिचय दे देंगे थोड़ा सा, श्रीनिवास जी? मैं श्रीनिवास हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई थाने में। मेरा अच्छा। फार्म है मुरबाड थाने डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे मेरे पास में 8-10 गाय है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि भैंसों का भी पालन करूँ वहाँ पे। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। जी डॉक्टर साहब। श्रीनिवास जी, अगर आप भैंसों के पेशे में प्रविष्टि लेना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। गायों में तो आपने काम कर ही लिया है। आपने पूछा था कि गर्भवती माता जो डिलीवर करने वाली है भैंस, उसकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूरी है उसका आहार, क्योंकि उसके आहार पर ही पूरा का पूरा दारोमदार अपनी संतान की विकास के लिए है। अपने काफ को अच्छे से डिलीवर करना, प्रसूति सही तरीके से निपटाने के काम में उसका स्वस्थ रहना जरूरी है, और उसके स्वस्थ रहने के लिए उसका उपयुक्त आहार जरूरी है। आहार की अगर हम बात करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या भारत भर के पशुपालकों में ये है, ये में हम लोग फील्ड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो होता क्या है कि जब तक भैंसे या गाय दूध देती हैं तब तक तो उसको अच्छा पशुहार खिलाया जाता है। लेकिन जब वो दूध देना बंद कर देती हैं तो ये जानकर कि अब भैंसे तो दूध दे ही नहीं रही है, अभी गाय भी दूध नहीं दे रही है, तो उसको क्यों आहार को कम कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है और सिर्फ हरा चारा और सूखे भूसे पे उसको लिया जाता है, ये देखे बगैर, ये जाने बगैर कि उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी भी कुछ आवश्यकताएं हैं, उसके लिए भी आपको आहार देना पड़ेगा। तो गर्भवती माता का आहार, और खुदा न खास्ता अगर ये गर्भवती माता दूध भी दे रही है तो उस बेचारी अकेली जान को 3 काम करने होते हैं। एक तो दूध देने का काम, दूसरा अपने शरीर को की व्यवस्था बनाए रखने का काम, और तीसरा उसके पेट में, उसके गर्भ में जो शिशु पल रहा है नवजात, उसकी सेहत का ध्यान रखना। एक बेचारी अकेली जान को 3-3 काम करना है। और ऐसे में यदि आप दाना कम कर देंगे ये समझ के कि दूध कम हो गया तो दाना कम, तो सोच लीजिए कि आपने नवजात पशु, उस भैंस
और दूध उत्पादन के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है। तो आपको आहार देना है। आहार में सबसे मोटा मुद्दा ये है कि जो भैंस है अगर वो खा रही है और दूध नहीं दे रही है, अगर उस कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ गोबर भी बनाने की मशीन है, तो लेकिन आप उसको कॉन्सेंट्रेट या सांद्र आहार देना ही है। कम से कम 1 किलो दाना उसको मिलना ही चाहिए। बेशक वो दूध नहीं दे रही है, बेशक वो ड्राई है, उसके पेट में बच्चा नहीं है, वो सिर्फ अपने अस्तित्व के लिए अगर उसको 1 किलो कॉन्सेंट्रेट देना ही चाहिए, जैसा कि हमारे भारत के प्रदेशों में नहीं होता है, कम होता है। साथ में अगर वो ज्ञावन है तो उसको 1 किलो एडिशनल और बच्चा के रखरखाव के लिए देना होगा, तो कम से कम उसको 2 किलो देना। और अगर दूध दे रही हो तो प्रति 2.5 लीटर दूध पे 1 किलो पशु आहार ये आपको देना है। तो आप ये आपका टोटल कर लेना कि 1 किलो आप मेंटेनेंस राशन देंगे शरीर की व्यवस्था के लिए, 1 किलो पेट में जो बच्चा पल रहा है, उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसकी देखरेख के लिए, और फिर दूध भी दे रही है तो प्रति 3 लीटर 2.5 लीटर पे 1 किलो आपको संतृप्त आहार पशु दाना देना है। इसके अलावा सूखा भूसा देना ही है 5 से 6 किलो। हरा चारा मिल जाए तो बहुत अच्छा, 10 किलो 15 किलो 20 किलो जितना मुनासिब हो, इतना आप करेंगे तो तय जानिए कि भैंस स्वस्थ रहेंगी, अच्छा दूध देंगी और बच्चा भी अच्छे से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास साहब, आपको शायद बहुत डिटेल में डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी दी है। धन्यवाद श्रीनिवास जी, आपका भी जुड़ने। धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, डॉक्टर इंजीनियर हैं डीके द्विवेदी जी, जो कि CII भोपाल से हैं, नवी बाग कृषि अभियांत्रिकी नवी बाग से हैं। आप भी कृषि यांत्रिकी वैज्ञानिक हैं जी। द्विवेदी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। सुन पा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये वर्ष में टीकाकरण, बरसात के समय कुछ टीकाकरण का कार्य किया जाता है, तो भैंसों में टीकाकरण का कार्य कब करना चाहिए और कौन कौन से टीके उनके जान के बचाव के लिए आवश्यक हैं? जी, अभी बारिश आने के पहले पशुपालक को सतर्क, सजग और चौकस हो जाना चाहिए। बारिश आने के पहले यानी 15 जून के पहले, आमतौर पर मध्य प्रदेश के इलाकों में 15 जून के पहले बारिश 15 जून तक आ जाती है, तो आप तय जान लें कि आपको गर्मियों के माह में मई के अंत तक आपको 3 टीके कर ही देना चाहिए। खासतौर से भैंसों की प्रसूति के पहले और गर्मियों के टाइम बारिश शुरू होने के पहले गाय हो या भैंस हो, उसे आप 2 टीके करेंगे। एक तो गलघोटू का टीका। गलघोटू एक बड़ी संगीन खतरनाक बीमारी है। सुबह गलघोटू अगर हुआ गांव में, शाम तक 15, 20, 25 पशुओं में हो जाता है, अगले दिन डेथ होना शुरू हो जाती है। बहुत तेजी से फैलने, हवा की तेजी से फैलने वाला संक्रमण है गलघोटू का। गले के नीचे सूजन आ जाती है, पशुओं का गला घुटता हुआ नजर आता है, इसलिए इसका नाम गलघोटू दिया। पशु अनमना बेचैन हो जाता है, दूध देना बंद कर देता है, तेज ज्वर हो जाता है, खांसी करता है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। इससे बचाव के लिए आपको गलघोटू का एक टीकाकरण करना है। इसके साथ में जो संतान होती है उसमें एक टंगिया रोग होता है, उसके पैरों में, बच्चों में, बच्चों का रोग है, खासतौर से बड़ों में भी देखा जाता है, लेकिन बच्चों की जान बचाने के लिए इसको एक टंगिया, जिसको अंग्रेजी में ब्लैक क्वार्टर कहते हैं, BQ का टीका, ये टीका भी लगाना है। और साथ ही साथ में आजकल कंपनियों ने 3 टीकों का एक ही टीका बना दिया है। उस टीके में FMD भी होता है, खुरपका मुंहपका, तो उसका भी टीका लगा दीजिए। बार बार लगाने की झंझट से छुटकारा। एक बार में 3 टीके लगा दिए, खुरपका, मुंहपका, एकटंगिया, गलघोटू, तो आपका काम समाप्त हुआ। खासतौर से 3 टीके याद रखिए, आपने किला जीत लिया, गढ़ जीत लिया। जी, चलिए धन्यवाद। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं कमल स्वामी जी से। जी सर, नमस्कार। कमल जी, आप अपना परिचय दें। जी, मैं कमल स्वामी बोल रहा हूँ सर, MP राजगढ़ जिले से, एकलेरा से। जी, हेलो, मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के एकलरा से हैं जी। एकलेरा, जी प्रश्न करें। जी, मेरा प्रश्न बहुत सरल है सर जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो छोटे पाड़ा पाड़ी रहते हैं, उनको सर चीचड़े गिचड़ियों बहुत ज्यादा हो जाती है जी। तो सर उनसे बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है और कौन सा टीका लगाना चाहिए? देखिए, अगर उपचार से बेहतर है बचाव करना। उपचार की बात हम बाद में करें, अगर आप बचाव ही कर लें तो ज्यादा बेहतर है। यदि आप ऐसी स्थिति पैदा करें कि आपके डेयरी शेड में सफाई बराबर हो, कृमिनाशक या कीटनाशक औषधि जो हम लोग लगातार छींटते हैं उसका स्प्रे लगातार करते रहें, क्योंकि ये जो गिचौड़ी होती हैं, जो बग्गिया बोलते हैं, जिसको टिक्स बोलते हैं, ये
हमारे डेयरी फार्म के दीवारों की जो छोटे छोटे दरारें होती हैं, क्रिवाइसिस होती है, उसमें छुप के बैठती हैं, और जैसे जी, ही जी। गाँव होता है या शरीर गर्म उनका प्रजनन प्रक्रिया चालू होती है, आती है, तो वो संक्रमण कर देती है पशु। तो सफाई मैंने पहले भी बताया, सबके जी, जी। फायदे का इंतजाम। तो एक तो एक स्प्रे आप करते रहिए। अगर आपके पाड़ी में गिचौड़ियां हो गई हैं, टिक्स हो गए हैं, बग्गियां हो गई हैं जो खून चूसती हैं और बहुत सारी विभिन्न बीमारियों की आमद का कारण है, तो उसके लिए आप निकट के पशु चिकित्सालय में जाइए। आपको बहुत सारी ऐसी दवाइयां मिल जाएंगी, जैसे गेमेक्सिन BSC या बहुत सारी ऐसी दवाइयां बाजार में मिलती है। कुछ सीमाओं की वजह से हम उन दवाइयों के नाम हम ले नहीं सकते, लेकिन वो दवाइयां जो कंपनी की दवाइयां हैं, वो दवाइयां पानी में मिला के स्प्रे कराने से सारे टिक्स, गिचौड़ी, ये सब मर जाते हैं। एक बार स्प्रे कर दीजिए, उसके आसपास जहाँ स्थान है वहां पे भी कम डाइल्यूशन में, थोड़ा कम संतृप्त घोल में स्प्रे कर दीजिए। पशु को चाटने मत दीजिए, और एक आधे घंटे 1 घंटे में पशु सूख जाता है, तो फिर उसके बाद सारे टिक्स लाइस होते हैं वो झड़ के गिर जाते हैं। तो साइपरमेथ्रिन, बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं जो बाजार में मिलती हैं, और किसी पशु चिकित्सक से संपर्क करने से आप एक चिट्ठी पे लिखवा भी सकते हैं, और आप स्प्रे करने से फायदा मिलता है। सर टीका भी लगवा सकते हैं क्या उनको? टीका लगा सकते हैं, ये आखिरी हथियार है। मतलब अचानक होते ही देख के और जादुई टीके की अपेक्षा करना, पहले स्टेप बाय स्टेप आगे चलें। पता चला कि हमारे टिक्स खत्म हो ही नहीं रहे, तो फिर बहुत सारे ऐसे इंजेक्शन आते हैं आयोरमैक्टिन के, इसके जरिए आप उन एक्टोपैरासाइट्स, आंतकृमि, बाह्य कृमि से निजात पा सकते हैं। जी जी सर इसमें एक बात मैं पूछना चाहूंगा सर मैं। हाँ जी जी सर, तो इसमें जो अपन इनोमेक्टिन का जो टीका लगाते हैं सर, तो इसकी कोई उम्र होती है क्या सर, कि 10 दिन के बाद के 20 दिन के बाद लगना चाहिए? आमतौर पर 21 दिन के बाद ही रिपीट करते हैं। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद सर। जी धन्यवाद स्वामी जी। अब मैं बुलाना चाहता हूँ SP सिंह साहब को। सिंह साहब अपना परिचय दें और प्रश्न करें। डॉक्टर साहब नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी नमस्ते, बिल्कुल बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ नमस्कार। मैं कृषि विज्ञान केंद्र मुरैना में हेड हूँ, KVK में। जी और संयोग से मैं भी पशुपालन से ही MSc है मेरा, डेयरी इकोनॉमिक्स में PhD है मेरा, और पिछले 26 सालों से मैं KVK से जुड़ा हुआ हूँ। क्योंकि मुझे अभी आपको देखा तो अभी मैं थोड़ी देर पे जी जुड़ा हूँ। दरअसल मैंने इस पर काफी काम किया। जी सर। तो ये बहुत, एक पहले तो मैं कृषि जगत को बधाई देना चाहता हूँ कि ये बहुत सामूहिक विषय है। और पशुपालन में चाहे भैंस पालन कर रहे हैं, चाहे आप जो है गाय पालन कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट है तो उसका बच्चा है। और सिर्फ दूध से कुछ नहीं, दूध से तो आप जो खर्चा करता है वही निकल पाता है, और बल्कि घाटे में चला जाता है यदि किसान की मजदूरी हम जोड़ दें तो। जो नेट प्रॉफिट है वो बच्चा है। परंतु हम मध्य प्रदेश में देखते हैं, खासकर हम मुरैना में देखते हैं, तो करीब जो 75 से 80% 1 साल के भीतर जो बच्चे पैदा होते हैं वो मर जाते हैं। तो अकेले मुरैना जिले की इकोनॉमी में देखूं तो करीब 2 लाख से ज्यादा बच्चे मरते हैं। तो 1 अरब का नुकसान तो अकेले मुरैना जिले में ही हो जाता है भैंस के बच्चों से मरने के लिए। और ये हमारी जो खासकर जो उत्तर भारत में हमारे, चाहे यूपी की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, यहाँ के पशुपालक कभी इस चीज को नहीं समझते। परंतु जब हरियाणा पंजाब की तरफ हम जाते हैं तो हरियाणा पंजाब में वो समझते हैं। और आज पूरा इकोनॉमी देख रहे हैं तो भैंस खरीदनी है या बढ़िया लानी है तो हरियाणा पंजाब से लाते हैं, जबकि 40, 45, 46 जिले के हरियाणा पंजाब में पूरे उत्तर भारत को भैंसे सप्लाई कर रहे हैं, और हम लोग वो नहीं बचा पाते। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कृषि जगत इसके लिए धन्यवाद का पात्र। हम लोग भी बताते हैं, लेकिन पिछले 15-16 सालों से मैंने लगातार इस पर काम किया है, काफ डेवलपिंग पे और शेड्यूल डेवलपिंग लेके इस पर काम किया है। दो चीजें डॉक्टर साहब मेरा एक आपसे है। एक तो जैसे हमारी भैंस जब ब्याती है और गाय ब्याती है, तो गाय ब्याने के बाद भैंस ब्याने में पशुपालकों की तरफ से पूछ रहा हूँ, मैं तो जानता हूँ उस चीज को, कि एक तो पैदा होने के बाद हमारे पशुपालक उसको जो कोलेस्ट्रम है, खीस है, उसको पिलाते नहीं है। उनकी धारणा यह है कि यदि हम अभी पिलाते, जब तक दूध फटता है खीस रहता तब तक नहीं पिलाते ज्यादातर संख्या में, और जब फटना 3 दिन बाद बंद हो जाता है तब पिलाना शुरू करते हैं। तो उनकी धारणा ये रहती है कि यदि हमने कोलेस्ट्रम ये खीस पिलाया तो उसके ये बहुत गाढ़ा, हाँ पेट में जब चर्चा में आ गई थी बात अपनी, मैंने अभी अपने जो इस पे विस्तार से चर्चा की। तो ये दूसरी चीज डॉक्टर साहब, मैं एक और चीज जानना चाहता हूँ कि ये कोलेस्ट्रम फीडिंग बहुत जो लोग सीख गए पिलाना, वो लोग तब तक नहीं पिलाते जब तक हमारी भैंस जेर नहीं डालती। तो इसका एग्जैक्ट टाइम क्या होना चाहिए कि भैंस मान लो कई अवस्था में 8 घंटे ले जाती है, 10 घंटे ले जाती है जेर गिराने में, तो उस दरमियान खीस यदि जेर नहीं गिराया है
तो जबकि साइंटिफिकली कहते हैं कि 1 घंटे के भीतर खीस बच्चे को मिल जाना चाहिए वजन का 1/10 भाग, तो उस समय क्या स्थिति रहनी चाहिए? पहला जन्म के तुरंत, जन्म से 1 घंटे के बाद तुरंत किसी भी सूरत में भले ही जेर गिरे ना गिरे, जेर को नजरअंदाज कीजिए। आपको सारा कंसंट्रेशन, सारा फोकस, पशुपालक भाई सारा ध्यान चीके में लगाएं, खीस में लगाएं और 1 घंटे के भीतर किसी भी सूरत में। दूसरी चीज, हाँ बहुत बढ़िया, दूसरी चीज कहते हैं जैसे जेर हमने दूध पिला दिया तो भैंस हमारी ठंडी होगी और फिर जेर गिराने में दिक्कत देगी, तो क्या वो दूध को जो है हम निकाल के पुनः उस भैंस को पिलवा सकते हैं? बहुत ज्यादा ये एक्चुअली ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रक्रियाएं हैं जो हमारे पशुपालक अख्तियार करते हैं। हालांकि उस कोलेस्ट्रॉल में भी वो गुणों की खान है, उसमें सामान्य दूध से 5 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, ज्यादा विटामिन होता है, उनसे बेहतर है, तो फायदा तो करती है। पर कहते हैं ना कि दूध बच्चे के लिए बना है, तो बच्चे को जी सर, बच्चे को यदि हम देते हैं पेट भरने के 1/10 भाग दे दिया बच्चे को, उससे जो एक्स्ट्रा दूध है तो उससे भैंस को या गाय को देने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नुकसान नहीं होता, पर यह है कि अतिसार या दस्त नहीं होना चाहिए, अत्यधिक मात्रा में नहीं पिलाना चाहिए। देखिए अति सर्वत्र वर्ज्यते, ज्यादा का वो तो उसके बदले। जी, दूसरी चीज जैसे कि हम जानते हैं कि गाय या भैंस के जो बच्चे हैं इसके पेट में जो कीड़े माँ के पेट से आते हैं, जो बर्म्स जो हैं, और कोई भी पशुपालक जो है मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल ही नहीं, मुरैना जैसे जिले में भी नहीं है कि जो हमारी प्रेग्नेंट बफेलो है गाय है उनको डिवर्मिंग करता हो। तो उस समय डिवर्मिंग की क्या एग्जैक्ट एज होनी चाहिए, किस समय डिवर्मिंग करनी चाहिए और कौन सा साल्ट यूज करना चाहिए? बिल्कुल सही है। आखिरी 2 माहों में, 10 महीने 10 दिन में भैंसे को प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है। आखिरी 2 महीनों में 8 से लेके 10 महीने के बीच में आपको 4 काम करने हैं। पहला काम, बच्चे माँ को डिवॉर्मिंग करानी है। मतलब अगर माँ को आपने एल्बेंडाजोल नाम की दवाई पिला दी तो माँ के पेट से कृमि खत्म हो जाएंगे, बच्चे की भी पेट से कृमि खत्म हो जाएंगे। उस समय एल्बेंडाजोल कोई नुकसान नहीं करेगा, है ना? जी सर। जी डॉक्टर साहब हमारे साथ में और भी किसान भाई हैं। बस यही लास्ट सवाल है सर मेरा। जी तो धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे से जुड़ने के लिए, अच्छा लगा आप भी आए। अब मैं गणेश जी को बुलाना चाहता हूं। गणेश जी, अगर आप आवाज मेरी सुन पा रहे हैं तो आप अपना प्रश्न करें। गणेश जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? और हमारे एक साथीगण हैं जो Realme 6 से हैं, अगर वो भी बोल सकते हो तो वो अपना प्रश्न करें जब तक गणेश जी आ रहे हैं। साथीगण हमारे प्रश्न। हेलो जी हाँ, बोलिए गणेश जी। नमस्ते सर, गुड इवनिंग। हाँ जी, गुड इवनिंग। बोलिए, आप प्रश्न करें और अपना परिचय दे दें, चूंकि आपने अपना मोबाइल का नाम लिख रखा है यहाँ पर। सर मैं प्रशांत विनेश बोल रहा हूँ सर, मैं पैरावेटनरियन हूँ। जी प्रशांत जी। सर मैं गुना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि सर जैसे रूरल एरियाज जो हैं वहाँ पे सर एक मिथ चलता है कि प्रेग्नेंट एनिमल में वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, और या फिर जो पशु दूध दे रहे हैं उनमें वैक्सीनेशन नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि अब वो अबॉर्शन कर जाता है या तो प्रेग्नेंट में लगाएंगे, और अगर अपन ने दुधारू पशुओं में लगाया तो वो दूध देना कम कर देंगे। तो सर इसके लिए सॉल्यूशन क्या है सर? जी प्रशांत जी, आपका ये कहना सही है कि 80% पशुपालक अपने गाभन भैंसों को टीका नहीं दिलवाते हैं, ये जान के कि इससे गर्भपात हो जाएगा, बच्चा गिरा देगी और परेशानी आ सकती है, तो मना कर देते हैं। जैसे डॉक्टर इंजेक्शन लेके जाता है तो बोले डॉक्टर साहब इसको नहीं लगाना, ये प्रेग्नेंट है। और यही कारण है कि प्रसूति के तुरंत बाद उनको गलघोटू की शिकायत। आप अखबार में समाचार पढ़ते होंगे तो आप ये कहीं नहीं पढ़ते होंगे कि गलघोटू से 10 गाय मरी या 4 बैल मरे, मरती भैंसे ही हैं। ये आप समाचार आप हमारे पत्रिकाओं में भी छपता है कि भैंसे ही मरती है। कारण ये कि जब पशुपालक पशु चिकित्सक लगाने पहुंचता है वैक्सीन तो उसको मना कर दिया जाता है कि गाभन भैंस इसको नहीं लगाए।
गलघोटू का टीका, एक टंगिए का टीका महू में बनता है, जैविक उत्पाद संस्थान में सरकारी प्रक्रम बनाता है और पूरे देश में और छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में प्रदाय किया जाता है। उसके पोर्टल पे कहीं ये नहीं लिखा है प्रेजेंटेशन में कि इसको ज्ञापन में नहीं लगाना चाहिए। आप सुरक्षित रूप से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो उसके लेबल पे लिखा होता कि इसको गर्भवती माता में नहीं लगाया जाए, तो आप सुरक्षित रूप से लगा सकते हैं। समस्या ये आती है कि जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कई बार एक आध बार शॉक में चला गया एनिमल, घबराहट के मारे एबॉर्शन कर दिया, तो ये जान के कि इंजेक्शन की वजह से हुआ है ये धारणा साबित हुई होगी, तो ये धारणा निर्मूल है, ये गलत बात है। आप इसको सुरक्षित रूप से पशु चिकित्सक को के सलाह से इसका वैक्सीनेशन कर सकते हैं। और दूध गिरने की बात है कि हाँ जाहिर है, अगर वैक्सीनेशन करेंगे एक समय या 2 समय के लिए दूध गिरेगा, धीरे धीरे दूध अपने पूरी रफ्तार पकड़ लेगा। 2 दिन तक थोड़ी सी ऐसी प्रक्रिया होती है शरीर में जिससे दूध कम हो जाता है, लेकिन वो आपके पशु को बचा रहा है टीका, तो फिर जाहिर है कि 2 दिन के दूध को तो अपन सहन कर सकते हैं। और सर एक और क्वेश्चन। आप प्रशांत जी पूछिए। सर जैसे सर मेरे एरिया में गुना जिले में मैंने 5 केस ऐसे देखे हैं जो मेरे पास आए थे, जिनमें जो कोलेस्ट्रम था, तो उन्होंने जो कोलेस्ट्रम बचा था उन्होंने भैंस को ही पिला दिया था, तो वो एक्वर्डली ब्लाइंड, पागलपन, खाना पीना छोड़ दिया था, टेम्परेचर डाउन हो गया था। तो सर ऐसा मैंने लगभग 5 केसों में देखा और बिल्कुल सेम प्रोसेस थी कि उन्होंने कोलेस्ट्रम पिलाया था। तो सर कोलेस्ट्रम की टॉक्स हो सकता है कोलेस्ट्रम दूषित रहा हो, संक्रमित रहा हो, इन्फेक्शन रहा हो, तो ज्यादा पिला दिया हो तो ये समस्या आ सकती है, क्योंकि कोलेस्ट्रम टीके का फीस का काम खासतौर से संतान के लिए है, नवजात पशु के लिए है। तो आप प्रकृति के खिलाफ जाके अगर वो माँ का दूध ही माँ को पिला रहे हैं तो ये तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं। तो ये तो आप एज ए पैरा वेटेरियन आपको पढ़ाया भी होगा, आप जिस डिप्लोमा कॉलेज से पढ़े हैं, तो आपको ये उनको समझाना चाहिए कि ज्यादा दूषित संक्रमित हो जाता है, कोलेस्ट्रम रखे रखे खराब भी हो जाता है, और अगर उसको पिला दिया जाए तो समस्या आ सकती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। तो सर उसके लिए प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए क्या कर सकते हैं सर कोलेस्ट्रम की टॉक्सिसिटी के लिए? हमारे पशुपालक गलती करेंगे तो ट्रीटमेंट तो आप ही को करना पड़ेगा। वो लक्षणों के आधार पर चिकित्सा करना चाहिए। सबसे पहले अगर आपके पास डिसीज इन्वेस्टिगेशन लैब है, अगर मुरैना ग्वालियर जहाँ गुना में आसपास, तो अगर खून की जांच कराएंगे तो आपको ये पता लगता है कि इसको बुखार है या कोई पॉइजनिंग हुआ है। वो तो गाय को, भैंस को वहां आकर देखने पे ही समझ में आ सकता है कि उसको हुआ क्या है। जी सर, थैंक यू सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अगला प्रश्न गणेश जी आ चुके हैं क्या, या और किसी साथी का प्रश्न हो? नहीं तो हम जब तक एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत एक प्रश्न और ले लेते हैं डॉक्टर साहब। और मैं बताना चाहता हूं जो सबसे पहले और सही जवाब आया था हमारे पुराने प्रश्न का, जो मैंने पूछा था कि विश्व के कौन से देश में सबसे ज्यादा भैंसों की मात्रा है, सबसे ज्यादा भैंसें पाई जाती हैं, तो जिसका सही जवाब हमें दिया था खड़क सोलंकी जी ने, सबसे पहले दिया था। तो खड़क सोलंकी जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपना पूरा पता यहाँ पर दें ताकि आपको उपहार स्वरूप कृषक जगत द्वारा प्रकाशित पुस्तक भिजवाई जा सके। तो खड़क सोलंकी जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब। अब मैं अगला प्रश्न लेना चाहता हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये बारिश का समय चल रहा है, तो प्रश्न भी उसी से जुड़ा हुआ है, डॉक्टर साहब के द्वारा ही दिया गया है ये प्रश्न। बारिश में दुधारू पशुओं में मुख्य रूप से 3 कौन कौन से रोग पाए जाते हैं? मुख्य रूप से 3 रोग कौन कौन से पाए जाते हैं इस समय, बारिश के समय पे? जो सभी डेयरी पालक हैं, इस समय हमारे साथ में काफी डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न का जवाब किसान भाई या जो डेयरी पालक हैं वो अपना लिखित रूप से दें, चैट बॉक्स में दें, जिससे कि हम और डॉक्टर साहब देख सकें कि आपके प्रश्न उनके जवाब सही हैं या नहीं हैं, और उसको हम ये एक वेटनरी मेडिसिन करके एक पुस्तक प्रकाशित करी है, वो हम आपको भेजना चाहेंगे। वेटनरी मेडिसिन, ये भी दवाई से संबंधित ही है, रोग की जहां बात है तो इसमें तकनीकी नाम भी दिए हुए हैं सभी दवाइयों के, जो जो डॉक्टर साहब भी यहाँ बता रहे हैं। जी डॉक्टर साहब जी, कोई प्रश्न?
अभी जवाब आ रहा है, हम देख लेंगे किसका जवाब आ रहा है। मैं अब बुलाना चाहता हूं, वीवो से कोई हैं जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, उनको अनम्यूट कर दिया जाए। हमारे प्रश्नकर्ता, उन्हें किया गया है, आप बात कर सकते हैं। आपको अगर नीचे अनम्यूट दिख रहा होगा तो प्लीज अनम्यूट करके अपना सवाल पूछें। हाँ, आप अगर कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो पूछें। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है चैट बॉक्स में। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी बोलिए, आपका परिचय भी दीजिए पहले। सर, मैं डॉक्टर कुंवर सिंह राजपूत बात कर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़। कहाँ से बोल रहे हैं राजपूत जी? हाँ, तो डॉक्टर कुंवर सिंह राजपूत बात कर रहा हूँ मैं। पंजाब से बीवीएस हुआ है मेरा जी। कि एमपी के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। जी। सर, एक क्वेश्चन आया था अभी कि भैंस का खीस को, जिसमें भैंस नहीं है उसका खीस उसको पिला दिया कोलेस्ट्रम, तो उसका ब्लाइंडनेस आ गया है, वो राउंडेड कर रही है। तो सर उसका वो ट्रीटमेंट पूछ रहे थे, तो मैं बताना चाह रहा था कि उसको गलती से बहुत सारे लोग, डॉक्टर लोग क्या करते हैं, उसको प्लस में माइफेक्स चढ़ा देते हैं, जो कैल्शियम का आता है बोतल, वो चढ़ा देते हैं, तो वो कैल्शियम जाता है और चढ़ा देते हैं। तो उसके लिए मेरा एक प्रैक्टिस है और मेरे फील्ड का अनुभव कि उसको 3 लीटर डेक्स्ट्रोज अगर हम देंगे तो उसका कैल्शियम लेवल डाउन के नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। राजपूत जी, कोई प्रश्न भी हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, आपका सुझाव ठीक है। आप शायद नेटवर्क में है नहीं, आपकी आवाज ठीक से आ नहीं रही है हमारे पास। चलिए, जब तक मैं अगला प्रश्न ले लेता हूं। डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि जनरली प्रेग्नेंट एनिमल्स में वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं जी। और फार्मर्स में ये माइथ है कि उसका एबॉर्शन हो जाता है अगर हम उसे वैक्सीनेशन करते हैं। ये शायद प्रश्न का जवाब अभी थोड़ी देर पहले भी ये प्रश्न आया था। उसमें एक टीका है FMD, वो 6 महीने से ज्यादा अगर ज्ञापन हो, गर्भवती का पीरियड ज्यादा, तब उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं वायल के ऊपर, जो इंजेक्शन हम लगाते हैं उस पर हिंदी में लिखा होता है कि इसको गर्भवती माता में दिया जाना चाहिए या नहीं। क्योंकि देने वाला पशु चिकित्सक ही होगा, तो जाहिर है वो अपने विवेक से सही काम करेगा। जी। रवीना जी, अगर आप कोई लाइन पे हो तो आप अपना प्रश्न स्वयं कर सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि दूध किन किन मार्केटिंग में सेल्स करते हैं? मिल्क सेल्स। अब ये तो बड़ा व्यापक प्रश्न है, मार्केटिंग से रिलेटेड है। रवीना जी के आसपास जो भी डेयरी उद्योग हैं, ये वहीं पर आपको पता चल पाएगा। मिस विनीता भी हैं हमारे साथ में। हाउ मच मिलेट्स आर यूजफुल इन डेली डाइट ऑफ केटल्स? ओके मिस, एग्जैक्टली इनका प्रश्न में ये समझ नहीं पाया। हाउ मच मिलेट्स मीन्स क्या क्वांटिटी जानना चाह रही हैं या क्या देना चाहिए कि नहीं? मेरे ख्याल से डाइट पूछ रही हैं, तो क्वांटिटी भी और किस मात्रा में, क्या क्या मिलेट्स में क्या क्या देना चाहिए, वो अभी एक विस्तार से उत्तर दे ही चुका हूं मैं उसका, इस प्रश्न का। जी, संक्षिप्त में दे दें। मिलेट्स दिया जा सकता है और एज पर द बॉडी वेट, एज पर द मिल्क प्रोडक्शन, आप उसके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को डिसाइड कर सकते हैं। वो कितना दूध देती है, प्रश्न यहाँ से शुरुआत होता है। उसका वजन क्या है शरीर का, ताकि बैलेंस राशन बनाना पड़ता है उसका। जी। एक प्रश्न आया है डॉक्टर साहब की, भैंस में शरीर निकलने की समस्या का सामना क्यों करना पड़ता है और उसका क्या उपचार हो सकता है? जी,
भैंसों में आमतौर पर शरीर निकलता है, यानी इन्होंने शरीर जो निकलने का मतलब है इसको यूटराइन प्रोलेप, मतलब जो बच्चेदानी है वो बाहर आ जाती है। आंचलिक भाषा में उसको बोलते हैं शरीर निकलना। यस। तो वो बच्चेदानी बाहर आ जाती है। होता यह है कि प्रेग्नेंट एनिमल्स में जब उसको, गर्भवती माता को सही तरह से न्यूट्रिशनल खुराक नहीं दी जाती है तो पौष्टिक अव्यवस्था की वजह से, पौष्टिक कमी की वजह से, विटामिन मिनरल्स की वजह से उसका प्रोलैप्स हो जाता है। ये कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों की जो अनियमितता की वजह से भी प्रोलैप्स होता है। और अगर बच्चा खींच कर निकाला गया हो, उसकी गलत मिसहैंडलिंग की गई हो, तब भी प्रोलैप्स होता है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन आपको इसका उपचार तुरंत करा लेना चाहिए कि अगर बच्चा प्रसूति के पहले अगर प्रोलैप्स हो रहा है तो इसका उपचार बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, आसान है। पास ही के पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और उसके कई मेडिसिन आती हैं, दवाइयां आती हैं जिसके जरिए उस प्रोलैप्स को रोका जा सकता है। आप जो भैंस को खड़ी करें तो इस तरह से खड़ी करें, गाय को जिसका प्रोलैप्स हो रहा है तो उसके अगले वाले पैर गड्ढे में रखें, तो पीछे वाले पैरों को ऊंचा कर दें, तो उसका जो इस तरह से इंक्लिनेशन रहेगा, मतलब इस खड़ी इस तरह से रहेंगी तो वो प्रोलैप्स की चांसेस कम हो जाएंगे, शरीर बाहर निकलने की समस्या कम हो जाएगी। अगले वाले पैरों के नीचे गड्ढा खोद देते हैं और पीछे वाले पैरों के नीचे बोरियां रख देते हैं खाने की, तो वो इस तरह से रहेगा तो थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। अदरवाइज इलाज तो कराना ही पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे पास जवाब आ रहे हैं, कुछ किसान भाई भी हैं, कुछ टेक्निकल लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के इस सेशन में। जो हमारा प्रश्न था 3 बीमारियों के बारे में हमने पूछा था, 3 रोगों के बारे में पूछा था बारिश के इस मौसम में, तो HSBQ मिल्क फीवर, HSBQ FMD आमतौर मिल्क फीवर तो एक, मैं इन्फेक्शियस डिसीज की बात कर रहा था, संक्रमण से। मिल्क फीवर संक्रमण का बीमारी नहीं है। मिल्क फीवर जो है वो बीमारी है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, पौष्टिक आहार की कमी से। तो मान लेते हैं FMD, BQ और HS, इस तरह के अगर तीनों टीके बाजार में मिलते हैं, ये अगर आप लगा देते हैं बारिश के पहले तो काफी हद तक हम लोग पशुओं को बचा सकते हैं। तो ये इनाम हम इस जवाब को दे दें? जी जी, जो भी जिन्होंने भी पहला दिया। चलिए प्रशांत जी, बहुत बहुत बधाई आपको हमारी ओर से वेटनरी मेडिसिन पर एक बुक भेजी जाएगी कृषक जगत के कार्यालय द्वारा। तो डॉक्टर साहब, प्रश्न का अब हम सिलसिला यहीं पर खत्म करते हैं। और जैसा कि किसान भाइयों, कृषक जगत के फेसबुक लाइव पर भी आज कुछ तकनीकी कारणों से हम इस कार्यक्रम को दिखा नहीं पाए हैं, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कि अभी ही बहुत जल्दी इसकी रिकॉर्डिंग हम एज ए प्रीमियर के रूप में कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे इस कार्यक्रम को दिखाएंगे। और किसान भाइयों, पशुपालकों, आप अगर अपने प्रश्न उस फेसबुक लाइव पर भी करते हैं तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि डॉक्टर साहब उस पर भी हमें आप जवाब दे सकते हैं, हमारे किसान भाइयों को प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर संदीप नानावटी जी का, जिन्होंने आज इतना समय निकाल के इतनी अमूल्य जानकारी हमारे कृषकों, पशुपालकों के बीच में बांटी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं किसान की टीम को चलते इस बात में थोड़ा सुधार करना चाहूंगा। बताइए। जाबन गर्भवती माता है उसको कृमिनाशक औषधि का पान कराने की बात कही थी मैंने, कृमिनाशक औषधि पान कराना चाहती, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। और फेनबेंडाजोल नाम की दवा दी जा सकती है उसको, तो वो सलाह से ही, पशु चिकित्सक की सलाह से ही काम करें, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट मामला है कि गर्भवती माता को जो दवाइयां देते हैं वो अपने मन से न दें, पशु चिकित्सक की सलाह से ही दें। जी जी जी, तो ये मैं उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इन जो नुस्खे आज जो दिए हैं, और जब भी कोई आपको दवाई लेना हो तो आपके नजदीकी वेटनरी डॉक्टर से एक बार सलाह जरूर लें, ताकि वो उसका सही विवेचना कर पाए, सही तरह से डायग्नोसिस कर पाए बीमारी को, उसके बाद ही दवाई दें। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा निवेदन है आपसे कि आप भी कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे जब प्रश्न आना शुरू हो तो उस पे भी आप जवाब दे दें हमारे किसान भाइयों को। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरी जी, श्रुति जी, दीपक जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए। निमिष, मेरे कलीग जो दिल्ली ऑफिस में बैठते हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आप सभी का आभार। सभी किसान भाइयों, धन्यवाद। हम आपके साथ फिर अगले किसी प्रोग्राम में किसी विषय को लेकर किसान सत्र में जुड़ेंगे। धन्यवाद। श्रुति जी, वीडियो दिखा सकते हैं एक बार?
हाँ जी आप। क्या आप खेती किसानी परिवार से हैं या आपकी आय का मुख्य आधार खेती है? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आपको खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलनी चाहिए। कृषक जगत देता है किसानों को कृषि संबंधी आधुनिक जानकारी सबसे पहले। तो अभी कृषक जगत की सदस्यता लें और खेती से जुड़ी जानकारी सबसे पहले पाएं। कृषक जगत भारत में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार है जो 73 वर्षों से यानी आजादी के पहले से भारत के किसानों से जुड़ा हुआ है। तो अभी हमारे साथ जुड़ें और कृषि में नवीनतम जानकारी सबसे पहले पाएं।